आज की क्राइम स्टोरी 2022 के एक चौंकाने वाले केस पर आधारित है जो पटना, बिहार से जुड़ा है। यह केस इसलिए भी सुर्खियों में रहा क्योंकि इसमें हत्या के लिए एक बेहद असामान्य हथियार का इस्तेमाल किया गया था, एक प्रेशर कुकर। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें शुरुआत में लगा कि ये किसी चोरी की वारदात का नतीजा है, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई पूरा पटना पुलिस डिपार्टमेंट हैरान रह गया। अब आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पटना की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की थी, शहनाज। उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। शहनाज का परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर था, इसलिए वे उसके लिए किसी संपन्न और स्थिर परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। उन्हें कई अच्छे रिश्ते भी मिले और वो परिवार पटना के आसपास ही बसे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्होंने उन रिश्तों को ठुकरा दिया। अंततः उन्होंने एक लड़के को शॉर्टलिस्ट किया जो सऊदी अरब में जॉब करता था। उस लड़के का नाम था जफरुद्दीन, जो मूल रूप से बिहार का ही रहने वाला था। जफरुद्दीन एक पढ़ा लिखा कुशल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और विदेश में उसकी नौकरी काफी अच्छी चल रही थी। उसका सैलरी पैकेज भी शानदार था। शहनाज के घर वालों को जफर के सऊदी अरब में काम करने से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार जफर भारत आया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ समय भारत में रहकर जफर फिर से सऊदी लौट गया। वह साल में सिर्फ छुट्टियों के दौरान भारत आता था। कुछ सालों बाद जब जफर ने अच्छी खासी कमाई कर ली तो उसने स्थायी रूप से भारत लौटने का फैसला किया। वह नोएडा की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगा और शहनाज को भी वहीं बुला लिया। अब जफर, शहनाज और उनके 2 बच्चे नोएडा में एक साथ रह रहे थे और उनकी जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लग रही थी। एक बार ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था और शहनाज अपने मायके पटना जाकर सेलिब्रेट करना चाहती थी। वो पूरी तैयारी में थी, लेकिन जफर ने उसे रोक दिया। उस साल उन्होंने ईद नोएडा में ही मनाई। अगले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहनाज फिर पटना जाने की बात करती है, लेकिन जफर उसे फिर मना कर देता है और ईद एक बार फिर नोएडा में ही मना ली जाती है। इस दौरान जफर ने सऊदी और नोएडा में काम करके काफी अच्छा पैसा कमा लिया था। उस पैसे से उसने पटना में शहनाज के मायके के पास ही एक नया घर खरीद लिया। उसका इरादा था कि शहनाज और बच्चों को फैमिली का सपोर्ट मिलता रहे और वो सब त्योहार भी अपने लोगों के साथ मना सकें। इसलिए इस बार जफर ने प्लान बनाया कि वे ईद अपने नए पटना वाले घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। 1 मई 2022 को जफर अपनी फैमिली के साथ फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंचता है। अगली सुबह यानी 2 मई को पूरा परिवार ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकलता है। दिन भर की खरीदारी के बाद सब थक कर घर लौटते हैं। शाम को शहनाज जफर के लिए एक प्यारा सरप्राइज प्लान करती है। उसने डिनर में उसकी फेवरेट डिश चिकन बिरयानी बनाई होती है, लेकिन डिनर के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि शहनाज साफ कह देती है कि वह जफर के साथ नहीं सोएगी। जफर भी बिना कुछ कहे ड्राइंग रूम में जाकर सो जाता है। 3 मई की सुबह उनके बेटे की आंख जल्दी खुलती है। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में जाता है वह जोर से चीख उठता है। कुछ ऐसा देखा था उसने जो बहुत डरावना था। शहनाज और उसका छोटा बेटा भी बेटे की चीख सुनकर बाहर आ जाते हैं और जो नजारा वे देखते हैं वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरे परिवार के सामने जफर की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा और सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। वहीं पास में एक प्रेशर कुकर पड़ा था जो खून से सना हुआ था। ये खबर कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में फैल गई और भीड़ जमा हो गई। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले शहनाज से पूछताछ की। शहनाज ने बताया कि रात के करीब 3 बजे 2 चोर घर में घुस आए थे। उन्होंने उसका नेकलेस चुरा लिया और फिर उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसकी आंख सुबह बेटे की चीख सुनकर खुली। पुलिस को उसकी कहानी कुछ अजीब लगी। शुरुआती बयान से ही उन्हें शक होने लगा था कि मामला उतना सिंपल नहीं है जितना बताया जा रहा है। पुलिस को जल्दी ही यह समझ आ गया कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, क्योंकि घर से केवल शहनाज का नेकलेस ही गायब था, जबकि बड़ी मात्रा में कैश घर में मौजूद था और वह अपनी जगह पर ही रखा हुआ मिला। इसके अलावा जब उन्होंने घर की तफ्तीश की तो पाया कि कहीं भी जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। घर का मेन डोर पूरी तरह सलामत था। न उसके लॉक से छेड़छाड़ हुई थी, न ही कोई टूट फूट नजर आई। खिड़कियां भी पूरी तरह ठीक ठाक थीं और घर में एंट्री का कोई और रास्ता भी नहीं था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि दरवाजा किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर के किसी अंदरूनी शख्स ने खोला था, या फिर साफ साफ कहें तो घर की किसी महिला ने
खुद भीतर से दरवाजा खोला था। आगे की जांच में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में पुलिस ने शहनाज से उसका मोबाइल फोन मांगा ताकि कॉल रिकॉर्ड्स से कुछ ठोस नतीजे निकाले जा सकें। लेकिन कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद भी पुलिस को कोई महत्वपूर्ण लीड नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने शहनाज से दोबारा पूछताछ शुरू की, लेकिन इस बार भी न तो वह किसी सवाल पर घबराई और न ही उसके बयानों में पुलिस को कोई झूठ नजर आया। शहनाज का रवैया एकदम नॉर्मल था, जिससे शक की सुई उस पर कम हो गई। अब सवाल था कि अगर शहनाज इस हत्या में शामिल नहीं है तो क्या उसके बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस इस थ्योरी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक तो बच्चों की उम्र बहुत कम थी और दूसरा यह कि किसी बच्चे द्वारा इतना भयावह अपराध करना लगभग असंभव लगता था। पुलिस के मन में 3 अहम सवाल लगातार घूम रहे थे जो इस केस की तह तक जाने के लिए बेहद जरूरी थे। पहला सवाल, जब शहनाज के घर वाले आसपास ही उनके समान आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में रिश्ते देख सकते थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी विदेश में काम करने वाले एक लड़के से ही क्यों की। दूसरा, जफरुद्दीन ने सऊदी अरब में एक शानदार सैलरी वाली नौकरी छोड़कर भारत में कंपैरेटिवली कम वेतन वाली जॉब क्यों ज्वाइन की। और तीसरा, जब जफर ने लगातार 2 साल तक ईद के मौके पर पटना आना टाल दिया तो फिर अचानक तीसरे साल वह क्यों पटना आने को राजी हो गया। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने अपना फोकस शहनाज की पर्सनल लाइफ पर शिफ्ट कर दिया। उन्होंने शहनाज के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं और पूरी तस्वीर पुलिस के सामने साफ हो गई। पुलिस को छानबीन के दौरान शहनाज के बचपन से जुड़ा एक ऐसा सच पता चला जिसने केस की गुत्थी सुलझाने की शुरुआत कर दी। दरअसल स्कूल के दिनों में शहनाज का एक बॉयफ्रेंड था, नाम था कमाल। दोनों बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने एज ग्रुप में वो इकलौते कपल के तौर पर जाने जाते थे। स्कूल में कई छात्रों ने उन्हें एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट्स में देखा था। ये बात धीरे धीरे टीचर्स तक पहुंची और उन्हें सख्त वार्निंग दी गई। कुछ समय के लिए दोनों ने खुद को शांत रखा, लेकिन फिर से वही सब शुरू हो गया। जब हालात नहीं सुधरे तो प्रिंसिपल ने आखिरकार दोनों को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। इसके बाद मोहल्ले में हर तरफ यही चर्चा थी कि शहनाज और कमाल को स्कूल से क्यों निकाला गया था। यह मामला इलाके में खूब चर्चा का विषय बन गया। कमाल के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाना चाहता था ताकि शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते के बारे में खुलकर बात कर सके। हालांकि जैसे जैसे दोनों बड़े हुए कमाल के जॉब के अवसर अच्छे नहीं मिल पाए। इसके बावजूद कमाल शहनाज के घर गया और उसने शहनाज के परिवार से उनके रिश्ते की बात की। लेकिन शहनाज, जो एक संपन्न परिवार से थी, के माता पिता ने इस रिश्ते को नकार दिया। इस समय उनके मन में एक और डर था। शहनाज के माता पिता को यह डर था कि कहीं वह कमाल के साथ भाग न जाएं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शहनाज की शादी जल्दी करनी होगी। वे कई जगह रिश्ते लेकर गए, लेकिन हर जगह शहनाज के बारे में जानकारी होने के कारण कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ अच्छे रिश्ते आए, लेकिन तब तक शहनाज के माता पिता ने यह तय कर लिया था कि वे आसपास के किसी लड़के से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शादी के बाद लड़के को शहनाज के बारे में पता चला तो वह डिवोर्स भी दे सकता था। अंत में शहनाज के माता पिता ने यह तय किया कि वह एक ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो न केवल पटना या बिहार से बल्कि इंडिया से बाहर सेटल्ड हो। काफी खोजबीन के बाद उन्हें जफरुद्दीन के बारे में पता चला और उन्होंने यह रिश्ता फिक्स कर दिया। शादी के बाद शहनाज की जिंदगी जैसे एक सपने जैसी हो गई थी, क्योंकि जाफर बाहर से पैसे भेजता रहता था और शहनाज कमाल को अपने घर बुलाती रहती थी। कमाल शहनाज के साथ इस हद तक जुड़ा हुआ था कि शहनाज का सबसे छोटा बेटा उसे अब्बू कहता था। वह शहनाज के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ था कि वह खुद को सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज को शहनाज गिल कहता था। लेकिन शहनाज के बड़े बेटे को यह सब गलत लगने लगा और उसने यह सारी बातें जाफर को फोन पर बताईं। जाफर, जो कि एक बहुत ही दयालु और माफी देने वाले व्यक्ति थे, ने अपना घर बचाने के लिए शहनाज को माफ कर दिया। जाफर ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी ताकि वह एक अच्छी जॉब पा सके, लेकिन शहनाज और बच्चों के लिए अपने काम को छोड़ दिया और नोएडा में शहनाज के साथ रहने लगा। जब शहनाज ने जाफर से आईफोन मांगा तो उसने उसे तुरंत आईफोन गिफ्ट किया। जाफर हर तरीके से शहनाज को खुश रखने की कोशिश करता था, क्योंकि वह अपने बच्चों को एक सही परिवार और जीवन देना चाहता था। इसके बाद उसने शहनाज को पटना जाने से मना किया ताकि वह कमाल को भूल सके और एक खुशहाल परिवार की तरह रह सके। जब शहनाज को अपना खुद का घर चाहिए था तो जाफर ने अपनी सारी बचत लगा दी और पटना में शहनाज के घर के पास एक नया घर खरीद लिया। 2 साल तक नोएडा में रहने के बाद जब जाफर को यकीन हो गया कि शहनाज अब कमाल से
संपर्क में नहीं है तो उसने शहनाज को ईद के मौके पर पटना अपने नए घर ले जाने का फैसला किया। पुलिस को अब सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे और उन्हें यह साफ हो गया था कि मर्डर किसने किया है। फाइनल कड़ी तब जुड़ी जब पुलिस को यह जानकारी मिली कि शहनाज के पास आईफोन के अलावा एक और फोन था जिससे वह कमाल से बात करती थी। जाफर ने हमेशा सिर्फ आईफोन की कॉल्स चेक की थी और उसमें शहनाज और कमाल के बीच किसी तरह की बात का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यही कारण था कि जाफर ने सोचा कि अब शहनाज और कमाल के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है और उसने शहनाज के साथ पटना आकर ईद मनाने का फैसला लिया। ईद पर जाफर ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाएगा। शहनाज ने कमाल को सूचित कर दिया था कि जाफर ईद के मौके पर पटना में होगा। 1 मई 2022 को शहनाज और जाफर अपने नए घर में आते हैं। अगले दिन 2 मई की रात को जब जाफर और उसका परिवार ईद की शॉपिंग करके घर लौटते हैं, उसी रात शहनाज जानबूझकर जाफर से लड़ाई करती है ताकि वह बाहर ड्राइंग रूम में सोने चला जाए। लेकिन असल में ड्राइंग रूम में कमाल पहले से छुपा बैठा था जाफर का मर्डर करने के लिए। हर कुछ शहनाज की योजना के हिसाब से हो रहा था और गुस्से में आकर जाफर ड्राइंग रूम में सोने चला जाता है। जब जाफर गहरी नींद में था, शहनाज और कमाल ने उसे मारने का खतरनाक प्लान बनाया। शहनाज ने कमाल से कहा कि वह चाकू का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे अक्सर अपराधी पकड़े जाते हैं, बल्कि किसी वेपन का उपयोग करें। इसके बाद शहनाज ने कमाल को एक प्रेशर कुकर दे दिया। कमाल ने पूरी ताकत से उस कुकर से जाफर पर हमला किया और तब तक मारता रहा जब तक जाफर की मौत नहीं हो गई। इसके बाद कमाल वहां से भाग गया और शहनाज कमरे में सोने चली गई। शहनाज और कमाल के प्लान में कई चतुराइयां थीं जिससे पुलिस को इस केस को सुलझाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 10 मई 2022 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाफर एक निर्दोष और विनम्र इंसान था जिसने इतनी दर्दनाक मौत केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए झेली। यह दुखद है कि जाफर को ऐसी चरित्रहीन पत्नी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। वह दोनों बच्चे अब माँ बाप के बिना बड़े होंगे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारा नया चैनल है और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।